नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश खड़के, मेंटर काउंसलर एंड प्रोप्राइटर ऑफ वीएम ट्यूटोरियल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग गए 6 एपिसोड से एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी देख रहे हैं और वो बुक है काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग स्किल। और आज हम लोग इसके फोर्थ पार्ट का जो 7th एपिसोड है उसमें हम लोग देखने वाले हैं फैमिली कॉन्सेप्ट। जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि जनरल नेचर ऑफ अ मैन एज ए हस्बैंड एंड जनरल नेचर ऑफ वुमेन एज अ वाइफ। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही अच्छा कोट है, देयर इज नो रूम फॉर डाउट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अ क्वालिटी रिलेशनशिप, जस्ट टेक इट इजी। अगर आपके रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे हैं तो वहां पे डाउट्स के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट के लिए कभी जगह ही नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी जगह भी है तो उसको छोड़ दीजिए, देखिए आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे होते जाएंगे। और इसी में से हम लोग जो देख रहे हैं कि जनरल नेचर ऑफ अ मैन, एक मैन पहले हस्बैंड होता है और वो हस्बैंड का नेचर कैसे है, वो हस्बैंड को ऐसे लगता है कि मुझे हमेशा एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए वाइफ की तरफ से। मेरा बिहेवियर कैसा भी हो लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ केयरिंग ही होना चाहिए, उसे हमेशा मेरी बात को समझना चाहिए, उसे हमेशा मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे मेरा बिहेवियर कैसे भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी हस्बैंड ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे यानी 90% हस्बैंड का बिहेवियर ये ऐसे ही होता है। लेकिन अगर दूसरा नेचर हम लोग देखेंगे कि विमेन का एज अ वाइफ करके विमेन का जनरल नेचर ऐसे होता है, उसको सिर्फ इतना ही चाहिए कि मुझे मेरे हस्बैंड समझ के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मुझे वो प्यार करे, मेरे ऊपर फेथ करे। जब मैं कुछ अच्छा काम करूँ तो मुझे छोटे मोटे गिफ्ट दे, अगर गिफ्ट नहीं भी दे तो कम से कम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा अप्रिसिएशन बाय वर्ड्स भी अगर दे तो वो विमेन खुश हो जाती है। हमेशा उसको बाकी की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और उसको पता होता है कि मेरे हस्बैंड का नेचर कैसे है, वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, गलती उसकी भी हो तो कभी कभी मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। तो बहुत सारी लेडीज ये एटीट्यूड उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पे अप्रिसिएशन चाहिए। तो एज अ हस्बैंड हर एक मैन को ये देखना है कि उसके वाइफ को उसे अप्रिसिएशन देना है, तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन और कुछ चीज़ों का जब डिफरेंस होता है वो हम लोग देखते हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे, जब कोई भी मैन स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम हो चुका है, वो टेंशन में है, तो उसका नेचर कैसे है, तो उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसको किसी की बात नहीं सुननी, उसको गुस्सा आ रहा है, या तो फिर वो घर में आ गया तो चुपचाप अकेला कॉर्नर में बैठेगा, या तो टीवी लगाएगा, या तो गाने सुनेगा, या तो दोस्तों को फ़ोन करके वो निकल जाएगा। और उसको वो टाइम पे जब वो कोई भी, जब ह्यूमन बीइंग यानी मैन अगर वो टेंशन में है तो उसको बाकी चीज़ों का केयर नहीं, उसको पहले खुद की केयर होती है। ये ऐसा बर्ताव जो आदमी लोग हैं उनमें बहुत बार पाया गया है। लेकिन वही दूसरा नेचर हम लोग देखते हैं कि विमेन जब स्ट्रेस होती है, औरतें जब स्ट्रेस में होती है तो उनका बिहेवियर कैसे होता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे तो वो रोने लगेंगे बहुत बार। उनको ऐसे लगेगा कि मुझ में ही कुछ कमी है, इसके वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वो उसको हेट्रेड फील होने लगेगा, टेंशन बढ़ते जाएगा, सिर दर्द करेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इलनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, और रोना तो बात बात पे होने लगता है। तो ये जनरल नेचर विमेन का यहाँ पे होता है। तो अभी मैन और वुमेन को एक दूसरे का जनरल नेचर समझ के आपस का रिलेशन अच्छे से मेंटेन करने के लिए एक दूसरे को रेमेडीज देनी है। क्योंकि आप फैमिली में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, और अगर आपको आपके बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है तो आपको भी उनके सामने अच्छा इंसान बन के रखना पड़ेगा। और एक आगे प्रॉब्लम होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाहर भी आपके दूसरे, जनरली मेन के दूसरे औरत के साथ या औरत के दूसरे मेल के साथ कोई रिलेशंस है। तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि रिलेशंस फिजिकली हो, कभी कभी मेंटल और इमोशनल रिलेशंस भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके पार्टनर्स की और आपकी ट्यूनिंग नहीं जमती है। वो फिजिकल लेवल पे तो सेक्सुअल रिलेशंस तो अच्छे होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है। आप क्या कहना चाह रहे हो, मे बी मेल का एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, वो फीमेल का एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, दोनों के आपस के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक दूसरे को समझ के नहीं ले रहे हैं। तब घर के बाहर अगर दूसरा कोई पार्टनर मिल जाता है जो इमोशनल लेवल पे आपका कनेक्ट होता है, तो
वो भी एक टाइप का अफेयर होने लगता है। दैट वन इज इमोशनल मैरिटल अफेयर। हमेशा वो फिजिकल नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे अफेयर्स होने लगते हैं तो फैमिली ब्रेक होने लगती है। पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर का जो विश्वास है वो कहीं पे टूटने लगता है। उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर भी बहुत बार होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद हमेशा फैमिली टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी। वो टूटनी नहीं चाहिए, इसके लिए दोनों पार्टनर्स को हमेशा फिर से एक साथ आना है, एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना है, एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग बनानी, एक दूसरे के बीच का जो इंटीमेसी है, इंटीमेसी के लेवल को बढ़ाना है। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो काउंसलर की वहाँ पे सलाह लेनी ज़रूरी है। वहाँ पे दूसरे फैमिली मेंबर्स का भी रोल इम्पोर्टेंट होना है। वो दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, दोनों की अच्छाई एक दूसरे के सामने आप प्रेजेंट करते रहोगे तो मे बी वो धीरे धीरे बाहर छोड़ के अंदर ही अपने रिलेशन में अच्छी चीज़ें देखने लगते हैं और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कम होके मैरिटल अफेयर बढ़ने लगता है और फैमिली टूटने से बच जाती है। लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि नहीं, बहुत बार जब ऐसे हो जाता है तो फैमिली ब्रेक होती है, पेरेंट्स सेपरेट होते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है, उसका पूरा इफेक्ट बच्चों के ऊपर होता है। बच्चों को हमेशा दोनों पेरेंट्स, माँ और पापा दोनों चाहिए, लेकिन जब उनको सिर्फ माँ मिलेगी या सिर्फ पापा मिलेंगे तो उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती है और बच्चों को फ्यूचर में प्रॉब्लम आते हैं। तो कम से कम डाइवोर्स लेने से पहले या सेपरेट होने से पहले वो दोनों कपल को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और अगर बहुत ही प्रॉब्लम है, आप एक साथ नहीं रह सकते हो, तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट हो जाइए। लेकिन बच्चों के लिए तो आपको एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना है। कभी कभी मम्मी बच्चों से मिलने आ जाएंगे, कभी कभी पापा बच्चों से मिलने आएंगे, लेकिन एक दूसरे को ये याद रखना है कि आप बच्चों के मन में उनके दूसरे पेरेंट के प्रति आप हमेशा प्यार रखोगे, वहां पे हेट्रेट्स नहीं भरोगे। इसके बाद क्या हो जाता है कि ये रिलेशंस कैसे मेंटेन अच्छे रहेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिसनिंग स्किल आपको बढ़ानी है। लिसनिंग स्किल यानी लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम लोग इंग्लिश में दो वर्ड्स है, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग जो होता है वो कानों से होता है और लिसनिंग जो होती है वो मन से होती है। तो बहुत बार क्या होता है, एक दो जब कपल्स आपस में बात हो रही है तो दूसरा दूसरा जो पार्टनर है इधर मोबाइल पे है या टीवी पे है या अपना काम कर रहा है, तो पूरी बातें वो सुनते नहीं है। तो लिसनिंग करते वक्त हमेशा एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के आप बात कीजिए। कभी कभी दो वर्ड्स के बीच में जो साइलेंस होता है वो साइलेंस भी बहुत कुछ चीजें कह लेता है। तो इसके लिए अपने पेरेंट्स, अपने जो दूसरे पार्टनर है उस दूसरे पार्टनर से आप जब बात कर रहे हो तो एक दूसरे की तरफ देख के आंखों में आंखें डाल के आप बात कीजिए। तो उसको कभी कभी कुछ कहना होता है लेकिन वो नहीं कह पाते, वो बात आप समझ सकते हो। बीच बीच में आप उनको पूछिए कि सच में ऐसा हो रहा है क्या, तो वो सामने वाले को भी पता रहेगा कि आप उसकी बातें वहां पे सुन रहे हो। जनरली एक इंसान 1 मिनट में 120 वर्ड्स बोल देता है, लेकिन इंसानी दिमाग उससे 4 गुना आगे की सोचता है। यानी जब आप कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो अगर आप दूसरे सोच में हो तो आप उसकी पूरी बात नहीं समझते हो और इसी की वजह से मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़े बढ़ते हैं कि एक दूसरे की बात आप समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो। इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको उससे लेना देना नहीं होता, आपको लगता है कि मेरी ही बात सुननी चाहिए। और जब ये लिसनिंग नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं और उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर होता है। तो सबसे पहले अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लिसनिंग अच्छी होगी, तो आपकी और बच्चों की भी लिसनिंग अच्छी होगी। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो बच्चे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। भले ही आप अच्छा लिसनिंग कर रहे हो लेकिन कभी कभी इतना कुछ आपके लाइफ में चल रहा होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, बाहर कुछ चीज़ें अलग हैं। तो कभी कभी आपकी एक दूसरों से बात नहीं होती है, गैप होने लगता है। और जब कम्युनिकेशन गैप होने लगता है तो रिश्तों में दरार आने लगती है। अगर आप एक दूसरे के से बात ही नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं सभी से यहाँ पे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बीच का कम्युनिकेशन का गैप नहीं बढ़ना चाहिए। आपको अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। आप आपके पार्टनर को जब भी देखोगे तो ही आपको पता चलता है, उसके गेस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बिहेवियर, उसका चलने का, बात करने का, खाने का ढंग, इससे ही हमें पता चल जाता है कि वो आज नॉर्मल है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन सिर्फ कभी वर्ड से नहीं होता है, कभी नॉन वर्बल भी होता है। तो आपको ये कम्युनिकेशन की स्किल सीखनी है। आपने सिर्फ इतना भी सामने वाले को अप्रिशिएट कर दिया कि आज लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि मेरे पार्टनर को ये पता है, मेरे बिहेवियर से, मेरे फेस से उसको पता चल गया। इसके वजह से इंटीमेसी बढ़ती है, रिलेशन स्ट्रांग होने लगते हैं। और ये कम्युनिकेशन स्किल आपकी फैमिली, आपके बच्चों के बीच में भी रिलेशन बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए काम में आती है। कभी कभी फैमिली में या आपके क्लोज फ्रेंड में कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है और बच्चे आपको देखते रहते हैं कि आपका बिहेवियर वो बीमार पर्सन की तरफ कैसे है। घर में अगर बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके पेरेंट्स बीमार है तो आपका रवैया अपने पेरेंट की तरफ कैसे है। आप बहुत ही केयरिंग हो वो बीमार पर्सन की वजह लिए, आप कंटिन्यूसली उसकी देखभाल कर रहे हो, उसके लिए आप केयरिंग कर रहे हो, तो धीरे धीरे ये केयरनेस ना बच्चों में भी आने लगता है और फ्यूचर में उनका एटीट्यूड भी वैसे केयरिंग होता है। लेकिन आप वो बीमार जो बंदा है, फैमिली मेंबर है, उसकी तरफ आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, तो वही एटीट्यूड आपके बच्चे में भी आने लगता है। एंड द लास्ट वन, कोपिंग विद द स्ट्रेस ऑफ डेथ। अगर फैमिली में सडनली किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत बार कुछ लोग ये सदमा जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है तो आपको पता है कि आगे जाके इसकी डेथ होने वाली है, तो वो इमोशनल स्ट्रेस को हम लोग झेल लेते हैं। लेकिन इमीडिएटली एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया और डेथ हो गई, तो ऐसे टाइम पे बहुत लोग इमोशनली ट्रॉमा में चले जाते हैं और उससे वो बाहर नहीं आ पाते, लोगों से बात नहीं कर पाते, अपने रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाते। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स आपको, पहले तो अगर आप ऐसे ट्रॉमा से जा रहे हो तो आपको काउंसलर की हेल्प लेनी है, वहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि आपको आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। फैमिली में दूसरे भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आपकी वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और फैमिली में अगर कोई ये इशू से जूझ रहा है तो आपको काउंसलर की वहाँ पे हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे जाते हैं कि ये सब चीज़ें करते करते आपको आपके बच्चों को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी देनी है। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है जो हमारे दादा दादी नाना नानी के टाइम से हम लोगों को कराते आ रहे हैं। आप जो भी रिलीजन के होंगे, घर में वो छोटे मोटे रिचुअल्स होने दीजिए, रिलीजियस रिचुअल्स। आप जो भी गॉड को मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, तो आपके बच्चों को भी वहाँ पे लेके जाइए, बच्चों को प्रेयर करना सिखाइए। आपके रिलीजन की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, स्टोरी बच्चों को बताइए, तो बच्चों के अंदर ना अच्छी वैल्यूज आने लगेगी। बच्चों में एक विश्वास आने लगेगा, कोई ना कोई एक पावर ऐसी है जो उसके लिए मदद करने के लिए हमेशा रहेगी। अगर दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, बहुत स्ट्रेस आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो कोई ना कोई तो है जो मेरी मदद करेगा, मेरे पीछे खड़े रहेगा। और इसके लिए वो विश्वास करना सीख लेता है और वो बुरे काम करने से डरता है। तो स्पिरिचुअल चीज़ें ये हमें बच्चों को सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग देखते छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो जीजा माता ने उनको रामायण महाभारत की स्टोरी सुनाई और उसके वजह से वो क्वालिटीज़, वो वैल्यूज़ उनका आते गया, उनका कैरेक्टर अच्छा बनते गया। तो हमारे बच्चे का कैरेक्टर अगर बिल्ड करना है तो हमें उसे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। हम भी हमारे कोचिंग क्लास में हर एक फ्रीडम फाइटर्स के और जो बड़े-बड़े हमारे हिस्ट्री में बड़े लोग होके गए उनकी बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों में ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आपकी वैल्यूज़ अच्छी होगी तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। भले आपको एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन आप अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग हम लोग हमारे सभी स्टूडेंट्स को हमेशा देते रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए उनको खुश रहना सिखाइए। छोटी-मोटी चीज़ों में खुशियाँ बहुत होती है और बच्चों को छोटी-मोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढने दीजिए या खुश हो रहे हैं तो उनको होने दीजिए या आप उनको सिखाइए। उनके साथ खेलिए, उनके साथ जो पतंग उड़ाते हैं या क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल खेल रहे हो, मिट्टी में आप जा रहे हो, तो उसमें जो खुशियाँ है वो बच्चों को खुशियाँ लेने को सिखाइए। उसकी ट्रेनिंग इनडायरेक्ट वे से आप उनको दीजिए। बच्चों को आप प्यार करना सिखाइए। उसके लिए आपको बच्चों को प्यार करना होगा, आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना होगा, तो आपके बच्चे भी लोगों से प्यार करेंगे, दूसरों से प्यार करेंगे। बच्चों को आप ऑनेस्टी सिखाइए। बच्चों को कोई भी चीज़ करते वक़्त उनको ये सिखाना है कि कभी भी आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, हार्ड वर्क कीजिए और उससे मिलने वाला जो सक्सेस है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और ऑनेस्टी अगर ऐसी चीज़ है कि एन ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, जैसे हम लोग ये कोट कहते हैं, तो बच्चों को अलग-अलग स्टोरीज़ के थ्रू उनके अंदर वो वैल्यूज़ कैसे इनकलकुलेट होगी, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। बच्चों को करेज, ये भी वैल्यूज़ आपको सिखानी है कि ज़िंदगी में कुछ भी होगा, कितनी भी बड़ी समस्या आएगी, तो उसको आपको डट के सामना करना है। लेकिन उसके लिए उसके अंदर करेज होना चाहिए, उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके अंदर प्यार, ये वैल्यूज़ उसके अंदर कैलकुलेट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे में करेज भी आएगा
बच्चों को विश्वास करना सिखाइए। इसके लिए आप जब आपके बच्चों के ऊपर विश्वास करोगे, आप आपके पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करते हो, आप आपके दोस्त के ऊपर विश्वास करते हो, अलग-अलग चीज़ों से एग्ज़ाम्पल्स बच्चों के सामने पे पुट अप करते हो, तो बच्चे भी विश्वास करना सीख लेते हैं। और लास्ट में आपका एटीट्यूड हेल्पिंग होना चाहिए। आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो बच्चे देखते रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा किसी न किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एटीट्यूड उनमें भी आता है। ये वैल्यूज़ अगर आपके बच्चे के अंदर आएगी, तो आपका बच्चा अच्छा इंसान बनेगा। भले वो एग्ज़ाम में मार्क्स कम लाएगा, लेकिन वो अच्छा इंसान बनेगा और अच्छे इंसान ही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल हम लोग नए एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन जाते-जाते कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। हर रोज़ सुबह सूरज से पहले जागिए, तब जाके आपको 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे काम करने के लिए। सुबह उठते ही 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बॉडी फिट रहेगी। 10 मिनट का मेडिटेशन करिए, आपका माइंड फिट रहेगा और आपको उसके बाद नए आइडियाज़ आएँगे, उसको आपको पेपर पे उतारना है रात को सोने से पहले, और सुबह उठते ही वो आइडियाज़ को आप ज़रूर पढ़िए। और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपके सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों के भी जो फैमिलीज़ में इश्यूज़ होंगे वो सॉल्व होंगे। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज वीएम ट्यूटोरियल को ज़रूर फॉलो कीजिए। हम लोग हमारे कोचिंग क्लास में हमारे बच्चों को ये सब वैल्यूज़ देते हैं, ताकि वो अच्छा इंसान बन पाए। और आपको भी आपके बच्चों से या किसी के रिलेटेड कोई एकेडमिक, नॉन एकेडमिक इश्यूज़ है, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपकी मदद करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।